नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं पंच तत्व की। पंच तत्व सृष्टि का मूल आधार है, लेकिन वास्तुशास्त्र में हम जितने भी निर्णय लेते हैं वो पंच तत्व के आधार पर ही लेते हैं। आपने कई बार वीडियोस में सुना होगा कि नॉर्थ में यदि किचन बना दिया तो ये वास्तु के अनुरूप नहीं है। किसी ने अगर साउथ ईस्ट में बोरिंग करवा दी तो ये वास्तु के अनुसार नहीं है। तो ये जितने निर्णय वास्तुशास्त्र में लिए जा रहे हैं वो इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर ही लिए जा रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके चारों तरफ आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी मैन मेड आपको दिख रहा है, वो सारी चीज़ें कैसे बनी है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या आपका ईयरफोन जिसको लगाकर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, या स्पीकर्स, या जितनी भी चीज़ें आपके चारों तरफ दिख रही हैं आपको, जो भी मैन मेड फर्नीचर, इंटीरियर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपने जो कपड़े पहने हैं, कुछ भी, तो आप में से ज़्यादातर लोग मुझे कहेंगे कि ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूल से बनी हैं, और मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं। एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने हैं। लेकिन इसी सवाल को जब हमारे पूर्वजों ने सोचा कि उनके चारों तरफ जो ये सृष्टि व्याप्त है वो कैसे बना, हमारा ये शरीर किस चीज से बना, तो उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये सारी ही चीजें पंच महाभूत से निर्मित हुई है। पंच महाभूत यानी कि पंच तत्व। पंच महाभूत को ही पंच तत्व कहते हैं, और पंच तत्व का मतलब है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो हमारे पूर्वजों ने जब पंच महाभूत के बारे में सोचना शुरू किया, विचार किए, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ इन्हीं से बना है, और इससे जितने भी पदार्थ बने वो निर्जीव है, क्योंकि जीवन उनमें नहीं है, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं। जब आत्मा नहीं है तो वो निर्जीव। इन्होंने और बहुत सारी फाइंडिंग्स की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इस पंच तत्वों के ज्ञान को हमारे डेली लाइफ से जोड़ दिया। आप जितनी भी सभ्यताओं में देखेंगे, उन सभी सभ्यताओं में पंच तत्वों को बहुत रिस्पेक्ट दिया गया। हमारे कल्चर में शुरू से ही देवी देवताओं की पूजा तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पहाड़ों की पूजा होती है, हम अग्नि की पूजा करते हैं। ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसकी हम पूजा ना करते, और ये तत्व ही ऊर्जा का स्रोत है। इन तत्वों के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। आप सोचेंगे हमें इन तत्वों से ऊर्जा कैसे मिलती है। यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट में जल के द्वारा ही विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा की जा रही है वो या तो कोयले से की जा रही है या डीजल से की जा रही है। कई जगह आपने पवन चक्की देखा होगा, वहाँ भी जो वायु तत्व है उसके द्वारा पंखों को घुमाकर विद्युत पैदा की जा रही है। आजकल सोलर सिस्टम, हम सभी लोग सुनते हैं सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स। आजकल सभी जगह सोलर पैनल्स लग रहे हैं। तो ये जो सोलर पैनल्स है वो हमें एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं? वो सूर्य की किरणों से ही तो एनर्जी लेकर दे रहे हैं। तो सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है। इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारे इन्हीं तत्वों में ऊर्जा है, और उन्हीं ऊर्जाओं को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। पंच का मतलब है पांच। हमारे पूर्वजों ने जब इन तत्वों के बारे में बहुत कुछ जान और समझ लिया तो उन्होंने इसे हमारे डेली लाइफ में जोड़ दिया, क्योंकि वो इस बात को समझ गए थे कि हमारा जीवन इन्हीं तत्वों पर आधारित है। पंच तत्व में पांच तत्व है, तो ये जो संख्या है पांच, यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे लाइफ के कई डोमेन में डेली हम इनका यूज करते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही ब्यूटीफुली इसे हमारे लाइफ के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप लोगों ने सुना होगा पंचांग।
पंचामृत, पंचगव्य, पंचतंत्रा, पंच प्राण, पंचकोश, पंचाक्षरी और ऐसी बहुत सारे चीज़ें हैं जो उन्होंने हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में इन तत्वों के माध्यम से उन ऊर्जाओं को जोड़ दिया जो हमें रोज चाहिए होती है, या जिनसे हमारे भीतर की समस्याओं का समाधान मिलता है और हम प्रकृति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग रोज घर में पूजा करते हैं या मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते समय अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखोगे ये पंच तत्व ही हैं जो हमारी पूजा की थाली में रहते हैं। पूजा की थाली में हम लोग धूप दिखाते हैं प्रभु को, यानी कि वो वायु तत्व है। हम लोग दिया दिखाते हैं प्रभु को, वो अग्नि तत्व है। जल हम लोग यूज करते हैं, घंटी हम लोग बजाते हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, और ये सब कुछ हम या तो गोल थाली में रखते हैं या थाली को गोल गोल ऐसे आरती के समय दिखाते हैं। इन सभी का कनेक्शन पंच तत्वों से है और पंच तत्व हमारे लाइफ से कनेक्टेड है। भले हम उनको जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने वो सिस्टम क्रिएट कर दिया है जो हमारे लाइफ के बेटरमेंट के लिए जरूरी है। अनजाने में ही हम उन ऊर्जाओं को रिसीव कर रहे हैं उन एक्टिविटीज के द्वारा। इसीलिए ये पंच तत्व इतने महत्वपूर्ण है और आपको इन पंच तत्वों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, जो लोग फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आइए इन पंच तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है जल तत्व। जल इस सृष्टि में सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। हम सभी जानते हैं कि 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर। हमारे शरीर के भीतर भी सबसे ज्यादा जो तत्व है वो है जल। यदि जल तत्व इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस का मतलब है कम या ज्यादा हो जाना। यदि ये कम हो गया तो डॉक्टर हमें सलाइन वाटर कहते हैं चढ़ाने के लिए। यानी कि हमारे हेल्थ के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्यूरेट वाटर लेवल का मेंटेन होना। गर्मियों में हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गर्मी होती है, सूरज हमारे भीतर जो जल तत्व है, सूरज की एनर्जी से वो जल तत्व वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चले जाते हैं, तो हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती, तो हमें प्यास लगता है, हम लोग जल पीते हैं। हर तत्व का अपना कुछ न कुछ गुण है जो सिर्फ उसी तत्व में है और किसी दूसरे तत्व में नहीं है। इसीलिए ये पांचों तत्व अपने आप में यूनिक है, ये विशेष। जैसे जल तत्व जल का एक गुण है बहते रहना। जल का प्रयोग हम लोग रोज स्नान में करते हैं, ये हमारी गंदगी को धो देता है। तो जहाँ कहीं भी आपको गंदगी है या किसी चीज़ को साफ करने की ज़रूरत है तो हम जल तत्व का इस्तेमाल करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, वीडियोज़ में कहा जाता है, या हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि यदि घर में कहीं पर नल में लीकेज है, टप टप पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो ये धन का नाश करती। क्या जल के बहने में और धन के बहने में, यानी कि वाटर फ्लो और कैश फ्लो, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? ये सब सीक्रेट्स जैसे जैसे आप पंच तत्वों को जानेंगे, आपको लाइफ की बहुत सारी ऐसी कनेक्टिविटी मिलेगी जो अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन वो सभी इन तत्वों के द्वारा ही कंट्रोल हो रही। ये हमारे जीवन में, हमारे डेली सुबह शाम के लाइफ में हमारे से अटैच्ड, और इन तत्वों का प्रभाव ही हमारे जीवन में समस्याओं को या तो बढ़ा रहा है या उन्हें घटा रहा है। यानी कि जब ये तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये हमारी समस्याओं को बढ़ा देते हैं, और जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जल तत्व की एक और खासियत है, वो है इमोशंस। हमारे भीतर जितने भी इमोशंस हैं ये जल तत्व के द्वारा ही गवर्न होती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब कभी भी हम किसी अपने इष्ट मित्र से मिलते हैं या किसी बहुत पुराने आदमी से मिलते हैं या बेटियों की विदाई होती है,
तो बहुत सारे लोग उसमें रोने लगते हैं। कई बार हम लोग फिल्म देखते हैं और उस समय भी हम लोग रोने लगते हैं। जब कभी भी हमारा इमोशनल इम्बैलेंस होता है तो वो जल के द्वारा ही मेंटेन होता है। जल तत्व हमारे जीवन में जो भी इमोशंस हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जल हमारे शरीर के इमोशंस को कंट्रोल करता है। कभी कभी फिल्म देखते हुए या किसी चीज़ को देखकर आप भावुक हो जाते हैं। आपके भीतर भावना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि आपके आंखों से आंसू निकलने लगता है। यह जल तत्व के कारण ही घटित होता है। आइए अगला तत्व वायु को जानते हैं। वायु तत्व, वायु हमारे जीवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व है। इन सभी पंच तत्वों वायु तत्व ही एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सभी तत्वों में वायु तत्व ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे लिए प्राण है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अगर प्राण नहीं है तो ये शरीर नश्वर हो गया, ये किसी काम का नहीं है। ये जो प्राण है वो हमें वायु से ही प्राप्त होता है। जो सांस हमारे भीतर गई और अगर वो लौट कर नहीं आई और फिर हमने नहीं लिया, यानी कि वायु तत्व हमारे भीतर जाना रुक गए, तो ये शरीर नहीं रहेगा। इसी तरह से वायु तत्व की बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जैसे वायु की एक क्वालिटी है कनेक्टिविटी, कनेक्ट रहना। वायु आपको दिखता नहीं है, आप इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वायु की क्वालिटी है फ्रेशनेस। जब कभी भी हमें बहुत गर्मी लग रही हो, धूप हो और हम पेड़ के नीचे चले जाए तो जो पेड़ की ठंडी ठंडी हवा लगती है वो हमें फ्रेश कर देता है। तो वायु तत्व हमें फ्रेश करने में भी मदद करता है। हमारे भीतर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी वायु तत्व की वजह से ही है। आइए जानते हैं अगले तत्व अग्नि के बारे में। अग्नि तत्व शुरू से ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व रहा है। चूंकि अग्नि का एक प्रमुख गुण है ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ों को बदल देता है। हमारे घर में जो खाना बन रहा है, हम लोग उसमें जो भी हम पकाते हैं, कच्चा अनाज, सब्जी, जो भी हम खा रहे हैं वो हम डालते हैं और वो अग्नि की मदद से ही पकता है और उसके बाद वो टेस्टी हो जाता है और उसे हम ग्राइंड करते हैं। तो खाना बनने के पहले कैसा होता है और जब वो अग्नि पर जाता है तो उसका रूप बदल जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है। अग्नि उसके रूप को बदल देती है। अग्नि का काम ही है चीज़ों को बदल देना। जब कभी भी आप लाइफ में ऐसे चीज़ में अटकते हैं जहां आप चीज़ों को नहीं बदल पा रहे हैं, तो उस समय आपको अपने घर में अग्नि तत्व के बारे में ही सोचना है और अग्नि तत्व के दोष को ही ढूंढना है। क्योंकि वास्तव में यदि अग्नि तत्व इनबैलेंस हो गया तो आपको कैश की समस्या हो जाएगी। कैश का जो संबंध है वो अग्नि से ही है। क्योंकि पुराने समय से अग्नि हमें प्रोटेक्शन देती है। आपने देखा होगा पहले लोग घर नहीं था उनके पास, वो लोग जंगलों में रहते थे, लेकिन रात में उन्हें जब खतरा होता था जानवरों का तो वो लोग अग्नि जलाकर जानवरों को दूर भगाते थे। तो अग्नि तत्व उन्हें प्रोटेक्शन की फीलिंग देता था। उसी तरह से आज के टाइम में आपके पास अगर पैसा है तो आप प्रोटेक्टेड फील करते, आप सुरक्षित महसूस करते। जो पैसा हमें चाहिए वो अग्नि तत्व ही है। हमारे भीतर जो गुस्सा है वो भी अग्नि तत्व का ही एक रूप है। जब कभी भी हम गुस्से में होते तो हमारे शरीर की अग्नि बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे जो लोग बहुत गुस्से में होते हैं उन्हें पानी पीने, उनका गला सूखने लगेगा। जब कभी भी आप गुस्सा करेंगे आपका गला सूखने लगेगा। यानी कि जो एक्सेस फायर हमारे भीतर प्रोड्यूस हुआ वो जल तत्व को नष्ट कर देता है, हमें प्यास लगने लगती है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब तत्वों को अब बहुत डिटेल में उन पर विचार करें, उनके गुणों को समझें और अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें,
हर तत्व अपने आप में एक विशेष गुण रखता है और हमारे लाइफ के रोज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका संबंध भी इन्हीं तत्वों से। जब ये तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आइए जानते हैं अगले तत्व के बारे में। अगला तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी है। ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी यानी हमारी धरती माँ। धरती माँ ही हमें सारे रिसोर्सेज देती है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब धरती से ही बाहर आ रहा है। आप सोचो, ये जितना भी जल है, ये जो खनिज संपदा है, ये जो पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी ने इन सभी को संभाल रखा है। इसीलिए इसे धरती माँ कहते हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा तत्व है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। जब हमें लाइफ में स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है और वो स्टेबिलिटी हमें नहीं मिल रही होती है तो हमें अपने घर के पृथ्वी तत्व के बारे में सोचना है और उसे ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जब पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होगा तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। हमें जो चाहिए जीवन में वो नहीं मिल पा रहा है। हम जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इन चीज़ों का संबंध आपके घर के पृथ्वी तत्व से। यदि आप अपने घर के साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर कर देंगे तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। धीरे धीरे इन वीडियोस के माध्यम से हम सीखेंगे कि इन तत्वों को अपने लाइफ के प्रॉब्लम से कैसे कोरिलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम कैसे इन तत्वों को वास्तव में उपयोग करेंगे। आइए जानते हैं अगले तत्व आकाश के बारे में। आकाश तत्व जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी अप्रकट है, जितनी भी संभावनाएं हैं, वो सभी आकाश तत्व के बिना संभव नहीं हो सकती। सब कुछ आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो सभी चीजें आपको आकाश तत्व से ही मिलेंगी, क्योंकि वो अप्रकट है और जब वो प्रकट हो जाती वो आपको मिल जाएंगी। तो अप्रकट को प्रकट करने की शक्ति आकाश तत्व के पास है। हमारे घर में आकाश तत्व की दिशा पश्चिम है। जब कभी भी पश्चिम दिशा में समस्या होगी, वहां कोई वास्तु का दोष होगा, इम्बैलेंस होगा, तो आपके जीवन में भी घटनाओं के घटित होने यानी कि आपकी जो डिजायर है उनके मैनिफेस्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको जब कभी भी सपोर्ट चाहिए होगा आपको नहीं मिल पाएगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। आकाश तत्व का इम्बैलेंस होना आपके जीवन को ब्लॉक कर देगा। आपको लगेगा आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आकाश तत्व ही सभी संभावनाओं का क्योंकि आकाश तत्व ही सभी संभावनाओं को मैनिफेस्ट करने की ताकत रखता है। अभी तक हम लोगों ने समझा कि ये जो 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन सब के कुछ गुणों के बारे में हमने चर्चा की और हमने समझा कि वास्तु में ये सारे तत्व कैसे कनेक्टेड हैं हमारे घर से। तो हमारे घर में जो तत्व इम्बैलेंस होगा वो हमारे लाइफ में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आप सभी लोगों ने सुना होगा, रामचरितमानस का एक श्लोक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। इसमें भी तुलसीदास जी ने पंच तत्वों का ही वर्णन किया है और इसका मतलब है कि हमारा शरीर, हमारा ये अधम शरीर इन्हीं पंच तत्वों से बना है। यानी कि सिर्फ ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, उनके अलावा हमारा ये शरीर भी पंच तत्वों से ही बना है और इसे अधम शरीरा कहा गया। अधम शरीर का मतलब होता है, अधम इसलिए कहा गया, अधम मतलब पापी। पापी शरीर इसलिए कहा गया
चूंकि इस शरीर में हमारे विकार है, दोष है हमारे शरीर में, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ का दोष है हमारे शरीर में, इसीलिए इसे अधम शरीर कहा गया। आप लोगों ने कई बार यह भी सुना होगा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी कि जो भी कुछ मनुष्य के पिंड यानी शरीर को ही पिंड कहा जाता है, जो कुछ भी मनुष्य के शरीर में है बिल्कुल वैसा ही सब कुछ इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी है वह द्रव्य एक ऊर्जा यानी कि मैटर एंड एनर्जी का संगम है, यानी कि मैटर और एनर्जी के मिलने से ही सब कुछ बना है। से वही एनर्जी और मैटर हमारे शरीर में भी, जो इस ब्रह्मांड में हम जितनी भी चीजें देख पा रहे और नहीं देख पा रहे, ये सब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से डिफाइन होता है। आप सभी लोगों ने आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में सुना होगा, E=mc²। आइंस्टाइन ने भी इसी बात को अपने फॉर्मूले में कहा है। E यानी एनर्जी एंड मास यानी कि पंच तत्व, सॉलिड, लिक्विड और गैस। C को उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट कहा। इसी तरह से आपने ये भी सुना, हम सब ये सुनते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब ये इसीलिए कहा जाता है अहम ब्रह्म अस्मि, मतलब मैं भी ब्रह्म हूं, यानी जो इस संसार में है, जो इस ब्रह्मांड में है, वही कॉम्बिनेशन हमारे इस शरीर के भीतर है, हमारे इस पिंड के भीतर है। तो हम लोग भी इस ब्रह्मांड के हिस्सा हुए, इसीलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। आइए इन पंच तत्वों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, जिन लोगों ने वेद लिखे, उन लोगों ने जब इन तत्वों के ऊपर विचार किया तो उन्होंने इन तत्वों के कार्य होने का एक पैटर्न पाया। ये तत्व काम कैसे करते हैं, इसका एक पैटर्न है जिसका उपयोग हम लोग अपने घर के वास्तु में करते हैं, अपने दैनिक जीवन में करते हैं। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इन्हीं तत्वों का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो पाया कि ये जो पैटर्न है इनके एनर्जी के काम करने का, ये 3 तरह से है। एक है साइकिल ऑफ क्रिएशन, यानी ये तत्व एक दूसरे को उत्पन्न करते, क्रिएट करते। दूसरा है साइकिल ऑफ सस्टेन, यानी कि उत्पन्न होने के बाद जब ये बैलेंस स्टेट में होते हैं तो ये सस्टेन करते हैं, उत्पन्न होने के बाद ये उसी स्टेट में रहते हैं। और एक तीसरा चक्र है इनके कार्य करने का, वो है साइकिल ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये तत्व एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। तो ये पंच तत्व का बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरी है, जिसमें ये तत्व एक दूसरे को क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं और एक दूसरे को नष्ट करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं। इन्हीं तत्वों के इन्हीं प्रॉपर्टीज को, उनके इन्हीं सीक्वेंसेस को हम वास्तु में प्रयोग करते हैं और इसी पे पूरा वास्तु आधारित है। आप अपने घर की जितनी भी रेमेडीज करते हैं वो सभी इन्हीं पर आधारित है। जब ये तत्व एक दूसरे को क्रिएट करते हैं, इसे हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन कहते हैं हम लोग। इसे हमारे यहाँ ब्रह्मा कहा जाता है, उन्होंने इसे नाम दिया ब्रह्मा। हमारे पूर्वजों ने जब इसे समझा और देखा कि साइकिल ऑफ क्रिएशन कैसे काम करता है, यानी कि जल तत्व वायु तत्व को पैदा करता है, वायु तत्व अग्नि को पैदा होने में सपोर्ट करती है,
अग्नि तत्व पृथ्वी में बदल जाती है और पृथ्वी तत्व ही आकाश को पैदा करता है और आकाश तत्व वापस जल में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने इस साइकिल को, इन तत्वों के रूप बदलने की पूरी प्रक्रिया को साइकिल ऑफ क्रिएशन कहा, जिसे हम एनर्जी ऑफ ब्रह्मा कहते हैं। इसी तरह से जब हमारे घर में ये तत्व संतुलित अवस्था में रहते हैं, जब इनमें कोई इम्बैलेंस नहीं होता, ये सभी बैलेंस स्टेट में रहते हैं, ये भी सभी तत्व हमारे घर में बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तो हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होती। जब कभी भी हम इन्हें इम्बैलेंस करते हैं तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि अभी हमारे घर में कोई एक रंग था, सभी दीवारें सफ़ेद कलर की थी, तो ठीक था, सब अच्छा चल रहा था। या कोई दुकान है, कोई शोरूम है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, कहीं भी। लेकिन हम सब में ये हमने विचार किया, हमने वहाँ एक नया रंग करवा दिया। हमने आजकल टेक्सचर्ड पेंट का ज़माना है, सभी लोग अपने घर को सुंदर बनाने में लगे। तो हमने बच्चों के ड्राइंग रूम में, बच्चों के रूम में एक दीवार को लाल रंग से कर दिया, किसी को पीले रंग से कर दिया, कहीं बेडरूम में अपने दीवार पे हरे रंग को, एक दीवार को हाईलाइट करने के लिए ग्रीन कलर यूज कर लिया। जब कभी भी हम ऐसा कर रहे हैं, जाने अनजाने हम अपने घर में तत्वों को इम्बैलेंस कर रहे हैं, और यही तत्व जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये समस्याओं का कारण बनते। जब कोई वास्तु वाला आपके घर को चेक करता है, वो इसी दृष्टि से आपके घर को देखता है कि आपके घर में चारों दिशाओं में कौन सा तत्व ज़्यादा है या कम है, वो बैलेंस स्टेट में है या इम्बैलेंस स्टेट में है। हमारे पूर्वजों ने इसी स्टेज को विष्णु कहा, विष्णु यानी पालनहार, बैलेंस स्टेट ऑफ पंच तत्व की जो ऊर्जा है उसे विष्णु कहा। इसके पहले हम लोगों ने जाना कि जब ये तत्व एक दूसरे को क्रिएट करने में सपोर्ट करते हैं, उस साइकिल को ब्रह्मा कहा। जब ये बैलेंस स्टेट में रहते हैं उसे विष्णु कहा। अब इन तत्वों का तीसरा साइकिल, जब ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, इसे उन्होंने नाम दिया महेश। आप लोग कई बार सुनते होंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन तरह की ऊर्जाएं हैं जो हम सबको चला रही हैं। यदि किसी बिल्डिंग में ब्रह्मा की ऊर्जा नहीं, किसी वजह से वहाँ पे ब्रह्मा की ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाई, तो वो बिल्डिंग पूरी नहीं बन पाएगी, काम बीच में ही रुक जाएगा। क्योंकि वो ब्रह्मा की ऊर्जा है, क्रिएशन की ऊर्जा है। ब्रह्मा जो है वो क्रिएशन के देवता है। अगर क्रिएशन की पावर उस बिल्डिंग में नहीं आएगी तो घर कैसे बनेगा? क्रिएशन ही रुक जाएगा, यानी घर का बनना ही रुक जाएगा। इसी तरह से अगर तत्व इम्बैलेंस है तो जीवन में समस्या आएगी। और जब कभी भी ये तत्व एक दूसरे को कंट्रोल करने लगते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि जल तत्व अग्नि तत्व को कंट्रोल कर लेता है। कहीं भी आग लगती है, हम लोग पानी डालकर उसे बुझा देते हैं, तो जल तत्व अग्नि तत्व को कंट्रोल कर लेता है। वैसे ही आकाश तत्व को कंट्रोल करने के लिए अग्नि चाहिए। अग्नि तत्व आकाश तत्व को कंट्रोल कर लेता है। आकाश तत्व का मतलब यहाँ पर, यानी जो हम फिजिकल साइकिल ऑफ पंच तत्व समझ रहे हैं, इसमें आकाश तत्व का मतलब है धातु, मेटल्स जो धरती के नीचे पाया जाता है। ये जितने भी धातु है, हम लोग अंगूठी पहनते हैं, हमारे घर में मेटल्स है, चाकू है, जितने भी टूल्स है, या जिस किसी भी चीज़ में मेटल की जो भी चीज़ है, उन सबको हम आकाश तत्व समझेंगे। आपने अपने घर में जितने भी मेटल लगाए हुए हैं वो सभी आकाश तत्व हैं। तो अग्नि इस आकाश तत्व को कंट्रोल कर लेती है। जैसे हमें कोई अंगूठी बनवानी है
तो सोनार जो है वो अग्नि में ही धातु को पीट कर, या उनका जो मेथड है उसके द्वारा अंगूठी डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उसे आकार देते हैं। अग्नि नया आकार, नया रूप देती है। इससे पहले भी हम लोग वीडियोस में सुने हैं कि अग्नि ट्रांसफॉर्म कर देती है, रूप को बदल देती है। फिर इसी तरह से अग्नि आकाश तत्व को बदल देती है। इसके बाद आकाश तत्व वायु तत्व को कंट्रोल कर लेता है। यानी कि आपने देखा होगा, लकड़ी वायु यानी लकड़ी, लकड़ी यानी पेड़, पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी लगाते। बिना मेटल के आप लकड़ी वायु तत्व को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह से वायु तत्व पृथ्वी तत्व को कंट्रोल कर लेती है। आप सभी ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा कि नदी के किनारे जहाँ कहीं भी या पहाड़ों पर पहाड़ खिसकता है ना, नदी के किनारे मिट्टी गिरती है पानी की वजह से, तो वहाँ पर पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि पेड़ के जड़ जो हैं वो मिट्टी को कंट्रोल कर ले। यानी कि जो वायु तत्व है वो पृथ्वी तत्व को कंट्रोल कर ले। इसको आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी तत्व जल तत्व को कंट्रोल करता है। हम सब जानते हैं कि यदि हमारे घर के आगे कहीं भी यदि पानी, थोड़ा सा पानी लग गया, ज़्यादा हो गया, गांव में हम लोग देखते हैं कि अगर घर के दरवाजे पे पानी इकट्ठा हो गया, जल लग गया थोड़ा सा, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी डाल लेते हैं। तो मिट्टी क्या करता है, जल तत्व को सोख लेता है। यानी कि पृथ्वी तत्व का ये गुण है कि वो जल तत्व को कंट्रोल कर लेता है। पंच तत्व के इसी साइकिल को साइकिल ऑफ कंट्रोल कहते हैं और इसका नाम महेश दिया गया। क्रिएशन की साइकिल, क्रिएशन की ऊर्जा ब्रह्मा से आती है। सस्टेन यानी कि बैलेंस स्टेट की अवस्था विष्णु से आती है। और जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है और उसे कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे महेश की ऊर्जा लगती है। वास्तुशास्त्र में इन्हीं सिद्धांतों पर, इन्हीं ऊर्जाओं का प्रयोग करके घर के वास्तु की रेमेडीज की जाती है। कौन सा तत्व आपके घर में ज़्यादा या कम है, इस समझ से आपको वास्तु करना है। वास्तु को देखने के लिए इन तत्वों की दृष्टि से ही देखना है। बिना इनके आप घर का वास्तु नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको आपको तत्वों से डिफाइन करना है और फिर उस तत्व को बैलेंस स्टेट में लाना है। यही वास्तु है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष की परंपरा है। ज्योतिष विद्या है जिसमें नवग्रह है, 27 नक्षत्र हैं। आप पाएंगे कि उन ग्रह नक्षत्रों को भी पंच तत्वों में बांटा गया। इसी तरह आयुर्वेद, हमारे यहाँ जितने भी प्राचीन एंशियंट टाइम से जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें एक है आयुर्वेद। आयुर्वेद यानी आयु को बढ़ाने वाला वेद। आयुर्वेद में भी हमारे शरीर में जो त्रिदोष है, यानी वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ का जो दोष है वो भी इन तत्वों के इम्बैलेंस होने से ही उत्पन्न होता है। किसी को खांसी हो गई यानी कि उसका वायु तत्व असंतुलित हो गया है ना। जो आयुर्वेद वाले हैं वो लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इन तत्वों का प्रयोग हर जगह है। आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, आप जो सिरप पी रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इन तत्वों से अलग अनटच्ड आप हो ही नहीं सकते। ये तत्व आपके जीवन से मरण तक चारों तरफ घूमते ही रहते हैं।
कभी आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, कभी ये बुरा रिजल्ट देते हैं। जब कभी भी ये इम्बैलेंस स्टेट में होंगे, बुरा रिजल्ट देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ योग विद्या है, योग। पतंजलि जी ने बहुत सारे योग के सूत्र दिए। योग के जो सूत्र लिखे गए वो सांस को प्राण कहते हैं। पहले भी वीडियो में हम लोगों ने सुना। हमारे शरीर में जब तक सांस है, यानी कि जब तक ये प्राण है, तभी तक ये शरीर है। हमारे यहाँ पतंजलि जी ने योग सूत्र दिया। योग सूत्र, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है योग में प्राण, हमारी सांसें। आपने ध्यान दिया होगा, हमारे यहाँ जितने भी योगिक प्रैक्टिस है, इन सभी में हमारे सांसों को ही कंसंट्रेट करने के लिए कहा जाता है। सांसों को आप अपने राइट नोजल से छोड़ें, लेफ्ट नोजल से छोड़ें, कभी उनकी स्पीड बढ़ा दें, स्पीड घटा दें, यानी कि सांसों पर ही सारे प्रयोग किए गए और सांस को ही प्राण कहते हैं। प्राणायाम, आप जब प्राणायाम करते हैं, अपने सांसों को यानी कि अपने प्राण के रिदम पर ही काम करते हैं। योग ने भी इस प्राण को यानी हमारी सांसों को 5 तत्वों में बांटा गया और वहीं से चक्र विज्ञान शुरू होता है। योग एक अलग टॉपिक है, हम लोग वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इन तत्वों को अपने घर के वास्तु में कैसे देखेंगे, समझेंगे, इस पर ही चर्चा करेंगे। और जब इन्हीं तत्वों को भवन की दिशाओं में बांट दिया गया तो उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। आप जब कभी भी अपने घर का वास्तु चेक करेंगे, इससे पहले वीडियोस में हमने जितना भी सीखा कि आप दिशाओं को मेज़र करेंगे, आप जीपीएस से, गूगल अर्थ से दिशा, नॉर्थ की दिशा को मेज़र करेंगे। आपके पास अपने घर का एक स्केल मैप होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का संबंध इसलिए है ताकि आपके घर के किस दिशा में पंच तत्व की कौन सी ऊर्जा ज़्यादा है या कम है या दूषित है, इसको समझना ही वास्तुशास्त्र है। जिस दिन आपने किसी भी घर की ऊर्जाओं को पहचानना सीख लिया दिशाओं के हिसाब से, अगर वो ऊर्जा उस दिशा के लिए अच्छी है तो वो सही है, और अगर वास्तुशास्त्र के बताए हुए नियमों के हिसाब से यानी किसी दिशा में वो तत्व इम्बैलेंस क्रिएट करता है तो उसे ही वास्तु दोष कहते हैं। इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। यदि आपने इन पंच तत्वों को अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल इनके साइकिल ऑफ क्रिएशन को, इनके साइकिल ऑफ सस्टेन को और साइकिल ऑफ कंट्रोल को, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 ऊर्जाओं के क्रम को अगर आपने प्रैक्टिकली यूज करना सीख लिया और समझ गए तो वास्तु की कौन सी रेमेडी काम करेगी और कोई जो सजेशन दे रहा है वो किस बात पर दे रहा है, उसका मूल आधार क्या है, ये आप समझ जाएंगे। और इन्हीं तत्वों की ऊर्जा को घर के रिस्पेक्ट में डिकोड कर लेना वास्तु है। और जहां ये ऊर्जा इम्बैलेंस्ड है, इन्हीं तत्वों के माध्यम से आप उन्हें बैलेंस करना सीखेंगे। ये बहुत आसान है, थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो लोग नए हैं
वो लगातार वीडियोस को देखते रहे। जहां उन्हें समझ में नहीं आ रहा है बार बार देखें, और जो चीज़ आपको परेशान करे वो आप, जो लोग नए हैं वो लोग बार बार इन वीडियोस को देखें और समझने का प्रयास करें। जब तक आप इन पंच तत्वों के फॉर्मूले को नहीं सीखेंगे आप रेमेडी नहीं सीख सकते। हर रेमेडीज के पीछे जो सीक्रेट्स है, जो छुपा हुआ है, वो फॉर्मूला इन पंच तत्वों से ही बाहर आता है। इन पंच तत्वों के प्रैक्टिकल यूज से ही हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। जब कभी भी हम अपने घर के वास्तु में दोष को उत्पन्न करेंगे या करते हैं तो उस दिशा से जो प्राप्तियां हमें होनी है उनमें रुकावट आएगी ही आएगी। आपने मेरे ही वीडियोस में कई बार सुना होगा कि साउथ ईस्ट में ब्लू रंग होने से कैश फ्लो की प्रॉब्लम होगी। इस बात को कहने के पीछे का जो आधार है वो सिर्फ इतना है कि साउथ ईस्ट की दिशा अग्नि तत्व की है, और अग्नि तत्व की जगह आपने ब्लू रंग कर दिया, यानी कि आपने जल तत्व को स्थापित कर दिया। जल अग्नि को कंट्रोल कर लेती है। तो इससे प्रैक्टिकली होगा ये कि आपके घर में जो अग्नि की ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, और जो जल की ऊर्जा थी वो अग्नि को कंट्रोल करने में वेस्ट हो गई। तो ये जो साइकिल ऑफ बैलेंस है, यानी कि जो ऊर्जाओं का संतुलन है, ये बिगड़ जाएगा। और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ेगा आपके यहाँ कैश फ्लो की समस्या शुरू हो जाएगी। इसका समाधान सिर्फ इतना है कि आप वहां से ब्लू कलर को हटा दें। यदि आपने साउथ ईस्ट से ब्लू कलर को हटा दिया तो आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो गई। इसके लिए और भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो वास्तु में हमें ध्यान देना होता है। उन सभी बातों को धीरे धीरे हम आगे वीडियोस में सीखेंगे। ये तो सिर्फ एक पॉइंट है कि साउथ ईस्ट में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, जिसके पीछे का लॉजिक आप लोगों ने समझा। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इन वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल प्रैक्टिकली और धीरे धीरे आप ऐसे सीखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप वास्तु देखना सीख जाएंगे। लेकिन लगातार अभ्यास की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोई भी विद्या तुरंत नहीं आ जाती है, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। लेकिन यदि आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप सीखेंगे ही सीखेंगे। जब आप पंच तत्वों को बैलेंस करना सीख जाएंगे, आप उनके ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा के बारे में समझ जाएंगे। तब जब कभी भी आपको डिसीजन लेना होगा, जैसे जो प्रॉब्लम्स वास्तु में आते हैं उनमें से एक मेन प्रॉब्लम है हमारे घर का मुख्य द्वार। यदि हम किसी अपार्टमेंट में रहते हैं या कहीं भी रह रहे हैं और उस घर का मुख्य द्वार सही जगह पर नहीं है, तो हम कैसे उसकी ऊर्जा को बैलेंस करेंगे, कैसे उस नेगेटिव एंट्रेंस इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, यही सिखाता है हमें पंचतत्व, यही वास्तु। आपके यहाँ किचन नॉर्थ में बनी हुई है, आप उसे शिफ्ट नहीं कर सकते। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ की ऊर्जा को बैलेंस कैसे किया जाए? आपके घर में टॉयलेट गलत दिशा में बनी है, उसे बैलेंस करने के लिए आप क्या ट्रिक लगाएंगे? आप कौन सी रेमेडी करेंगे? यदि आप नया घर बना रहे हैं, पुराना घर है तो आप रेमेडी करेंगे, लेकिन बेटर यह है कि जब कभी भी आप नया घर बना रहे हैं उसे वास्तु के अनुसार ही बनाएं।
लेकिन आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस दिशा में क्या बनाना है जो हमें हमारे घर के वास्तु को संतुलित रखेगा और हमें प्रॉस्पेरिटी देगा। वास्तुशास्त्र आज का साइंस नहीं है, ये 12,000 साल से पहले से है। जो चीज इतने टाइम से टेस्टेड है वो कैसे बदल सकता है? आपने पंच तत्वों की शक्ति को समझा है। हम कितने भी मॉडर्न चीजें बना ले, आईफोन बना ले, लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोग्राम बना ले, कुछ भी बना ले, ये सब कुछ बदल रहा है और बदलता ही रहेगा। टाइम के साथ ये सब बदलेगा, लेकिन जो नहीं बदलता है वही है पंच तत्व। उस कोर को पकड़िए। जब तक उस कोर को आप नहीं समझेंगे तब तक आप वास्तु नहीं सीख सकते। सीढ़ियां घर के किस दिशा में बनानी चाहिए, सही है गलत है, इन सब के बारे में वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जब कभी भी आप नया घर बना रहे हो या पुराने घर को आप देख रहे हो तो आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में सीढ़ियां होनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमने यहाँ पर शीशा लगाया हुआ है, ये सही है या गलत है, शीशा हमें किस दिशा में लगाना चाहिए। इन सब का जवाब पंच तत्व में ही है। आजकल लोगों को किडनी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसका एक मेन कारण है आपके घर में गलत जगह पर वाटर फिल्टर का होना। तो वाटर फिल्टर को किस दिशा में लगाएं कि हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न न हो और घर में रहने वाले किसी को किडनी की समस्या ना आए। आप प्रिकॉशन के तौर पर इसे ले सकते हैं। बीमारी से तो बचेंगे ही, पैसे खर्च होने से भी बचेंगे। कई बार हमारे पास फोन आता है कि हम प्लांट कहाँ रखें, पेड़ पौधे, छोटे छोटे गमले, अपार्टमेंट में रहते हैं, गार्डन तो है नहीं उनके पास, बालकोनी गार्डन। तो इन पेड़ पौधों को जो उन्होंने गमले में रखा है उसे कहाँ रखें, किस दिशा में रखें? तो ऑब्वियस है कि जहाँ उनके पास जगह होगी वहीं पर रखेंगे। मुझे याद आ रहा है, मैं एक अपने दोस्त ने कहा कि हमारे घर में बहुत आपस में झगड़ा होता है उनके घर में। तो वास्तु के हिसाब से अगर साउथ वेस्ट में, जो कि वो रिलेशनशिप की जगह है, अगर वहाँ पे वायु तत्व आएगा तो रिलेशनशिप को वो खराब करेगा ही करेगा। मैंने बिना उनका घर देखे ही उनसे पूछा कि भाई ध्यान दो, क्या तुम्हारे घर में साउथ वेस्ट में गमले रखे हैं? फिर उसने बाद में मुझे कंफर्म किया उनके यहाँ साउथ वेस्ट में ही बालकोनी है और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे गमले रखे। तो वास्तुशास्त्र 100% काम करता है। आपको ये डिकोड करने आना चाहिए। इसी तरह से आप जिस जगह पर सो रहे हैं वो जगह अच्छा है या खराब है, वहाँ की ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप कैसे जानेंगे? वास्तुशास्त्र पहले से ही आपके घर के किस हिस्से की ऊर्जा आपके लिए लाभदायक है, कहाँ सोने से आपको अच्छी नींद आएगी, कहाँ सोने से आप बेचैन रहेंगे, कहाँ सोने से आप बीमार पड़ जाएंगे, इन सब के बारे में बताता है वास्तुशास्त्र। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉशिंग मशीन है, हाँ रखेंगे। बहुत सारे लोग सरकार से फेवर चाहते हैं, सरकारी काम करते हैं, सरकार से उन्हें फ़ायदा चाहिए, इसके लिए वो लोग अशोका पिलर यूज़ करते हैं। वास्तुशास्त्र में जो जगह बताई गई है वहाँ पे उन सिंबल्स का प्रयोग करके, उन ऊर्जाओं के माध्यम से हम अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करवाते हैं। ये सिखाता है वास्तुशास्त्र। आपके बच्चों के पढ़ने की टेबल अगर सही दिशा में रखी है तो बच्चे पढ़ेंगे, और अगर वो गलत जगह पे रखी है तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। फैमिली फोटोग्राफ कहाँ लगाए, डाइनिंग टेबल कहाँ लगाए, घड़ी हमें किस दिशा में लगानी चाहिए और किस शेप की लगानी चाहिए, दवाइयाँ कहाँ रखें। और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वास्तु में, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फ़ोन करते हैं कि सर पर्दा लगाना है, इस रूम में किस कलर का पर्दा लगाए।
क्योंकि वो लोग कभी भी उन्होंने ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि इन सब का आधार क्या है। नहीं तो वो समझ जाते, खुद ही डिसाइड कर लेते कि किस रूम में कौन सा पर्दा लगाना है। बहुत सारे लोग अपने शादी की फोटो को गलत जगह पर रख देते हैं और उसकी वजह से उनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाते। पैसा हम सब की जान है, कई बार हम उसे ही गलत जगह पर रख देते। इन्वर्टर, दीवारों के रंग, आपका बच्चा कोई नया स्किल सीख रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, कहाँ रखने से उसके स्किल में इन्हेंसमेंट हो जाएगा, उसका सीखने में इंटरेस्ट आ जाएगा, वो अच्छा बजाने लगेगा, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। ये भी बताता है वास्तुशास्त्र। आपको बैंक से लोन चाहिए, आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, किस दिशा में रखें। यदि आप, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप डोरमैट लगाते हैं, किस कलर का लगाएं? आप तो लगा ही रहे, यदि आप थोड़ा वास्तु के हिसाब से लगाएंगे तो और अच्छा रहे। जूतों का सेल्फ कहाँ रखें? कई तरह की पेंटिंग्स है, घोड़े की पेंटिंग या कुछ भी, जो कुछ भी आप लगाना चाहते हैं अपने घर में, इन सब बातों का निर्णय लेने में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यस और नो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। हमारे घर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साफ सफाई का सामान, क्लीनिंग ऑब्जेक्ट्स, झाड़ू, एसिड, टॉयलेट क्लीनर, इन सब चीज़ों को कहाँ रखना है, क्योंकि ये बहुत ही निगेटिव चीज़ों को साफ करती हैं। तो सारी निगेटिविटी इनके भीतर आ जाती है, और इसको यदि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में रख दिया तो हमारी वो दिशा भी नेगेटिवली अफेक्टेड हो जाएगी। ये सब वास्तुशास्त्र में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं और खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। आइए पंच तत्वों को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन में सीखा कि जल तत्व वायु तत्व को क्रिएट करता है। वायु यानी वुड एलिमेंट, भीम से कहते हैं। वायु यानी पेड़ पौधे, हरा ग्रीन कलर, वायु तत्व। तत्वों को आप कैसे पहचानेंगे? उनके रंगों से। वायु तत्व से अग्नि तत्व बनता है, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, और आकाश से वापस जल तत्व। ये हुआ साइकिल ऑफ क्रिएशन, यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा की ऊर्जा, साइकिल ऑफ क्रिएशन। हम सभी जानते हैं ब्रह्मा जी क्रिएशन के देवता है। इस संसार को क्रिएट करने वाले ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने इस संसार को क्रिएट किया, तो जो क्रिएशन की ऊर्जा है, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मा है। इसको याद रखने के लिए आपको इन पंच तत्वों के ये जो 3 साइकिल हैं, इसको याद रखने के लिए आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए और मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, इसे बार बार रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जहाँ कहीं भी, जब आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, कहीं रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस समय इसे आप रिवाइज कीजिए, मेमोरी में इस फोटोग्राफ को डालिए, ध्यान से सुनिए इसे याद कैसे रखना है। याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप ध्यान में रखें जल तत्व। उत्तर दिशा जल की है, जल नीला रंग होता है इसका। जल के बिना पेड़ पौधे नहीं हो सकते। पेड़ पौधे यानी एयर, कनेक्टिविटी, सांस, नेटवर्किंग। पेड़ पौधों को के बिना यानी लकड़ी के बिना अग्नि उत्पन्न नहीं होती। आप अपने घर में जो गैस यूज कर रहे हैं उसके भीतर लकड़ी नहीं जला रहे, लेकिन जो गैस का सिलेंडर है उसके भीतर एयर एलिमेंट है। फायर से पृथ्वी तत्व, यानी कि आपने आग जलाई, जो राख बचा वो पृथ्वी तत्व है। अभी हम लोग सिर्फ याद करने के लिए आपको ये रिवाइज कर रहे हैं, है ना। जैसे ही पृथ्वी तत्व आपके दिमाग में आता है, पृथ्वी तत्व का मतलब होता है भारी। पृथ्वी तत्व का एक गुण है वेट, वजन, भारी होना।
सॉलिड है, चूंकि बाकी कोई भी तत्व सॉलिड नहीं है। पानी एक ऐसा तत्व है, जल तत्व, जो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ये लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है। इसीलिए वाटर को यूनिक क्वालिटी है वाटर की। ये किसी भी और तत्व में नहीं है। कोई भी और तत्व 3 फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ पानी है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि धरती पे जो मौसम अलग अलग है, इन सब का प्रभाव जल तत्व पर है। कहीं पर पानी बह रहा है, कहीं पर पानी है ही नहीं, मरुभूमि है, और कहीं पर फ्रोजन है, बर्फ ही बर्फ। इस तरह से जब आप पंच तत्वों की दृष्टि से, इस नज़रिए से आप सोचना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से आप वास्तु सीख जाएंगे। थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इन तत्वों के साइकिल को अपने दिमाग में बिठाएं। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, रख लें, पेन लेकर कॉपी पर लिखकर याद करें। इनके साइकिल को आप समझ लें, बिठा लें, बिल्कुल छाप लें अपने दिमाग के भीतर। जल तत्व वायु तत्व को क्रिएट करता है, यानी वुड एलिमेंट। वुड फायर को, फायर अर्थ को, अर्थ यानी कि पहाड़। जैसे ही आप अर्थ पृथ्वी तत्व सुने, आपके दिमाग में पहाड़ की फोटो आनी चाहिए। भारी, पहाड़, अर्थ। अर्थ पहाड़ से आप आकाश याद कीजिए। आकाश तत्व मेटल है, मेटल धरती के भीतर है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पहाड़ से ऊपर। आकाश की तरफ देखिए, बादल दिखेंगे और बादल से पानी बरसता है, यानी कि आकाश से जल तत्व वापस कनेक्ट हो गया। तो फटाफट एक साइकिल को एक बार और करते हैं। जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी और पृथ्वी से आकाश, आकाश से वापस जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि पहाड़, पहाड़ के ऊपर बादल, बादल से पानी बरसा और वो वापस जल तत्व बन गया। साइकिल ऑफ क्रिएशन आप सीख गए, ब्रह्मा की शक्ति। साइकिल ऑफ सस्टेन आप सब जानते हैं। जब तक ये तत्व अपनी बैलेंस अवस्था में रहते हैं, वो साइकिल ऑफ सस्टेन विष्णु। और साइकिल ऑफ कंट्रोल यानी डिस्ट्रक्शन, यानी कि महेश। जल अग्नि को कंट्रोल कर लेता है, अग्नि मेटल को कंट्रोल कर लेती है, उसको एक नया रूप दे देती है। मेटल वुड एलिमेंट को काट देता है, वुड एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल कर लेती है। पृथ्वी तत्व जल तत्व को सोख लेता है, अपने भीतर समाहित कर लेता है। हम सभी जानते हैं जितना भी जल है ये सब पृथ्वी के भीतर है। वैसे आप ध्यान देंगे तो आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे, हमारी पृथ्वी के भीतर सब कुछ है, सभी तत्व है। जल भी, हम लोग बोरिंग करते हैं, हमें जल मिलता है। पेड़ पौधे पृथ्वी पर ही होते हैं। धरती के भीतर कोर है, जहाँ आग लगी हुई, ज्वालामुखी, फायर एलिमेंट, और जितने भी खनिज हैं, संपदा है, जितनी भी धातु, ये सभी धरती के गर्भ में। तो पृथ्वी इन सभी तत्वों को होल्ड करती है ना। इसीलिए पृथ्वी बैलेंस्ड है। हम सभी को जीवन में सबसे ज़्यादा पृथ्वी तत्व की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि वहाँ का तत्व पृथ्वी तत्व है। आप जैसे ही इन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, वास्तु उतना ही आसान होता जाएगा। एक बार समझना है और रोज रोज आप इनका प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल है। हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से जरूर आएगा। इन पंच तत्वों को सेंसेस और ऑर्गन्स, पंच इंद्रिय, आपने सुना होगा पंच इंद्रिय। पंच इंद्रिय क्या है? जिनसे हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। आप अभी अपने मोबाइल पर देख रहे हैं और इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, है ना। देख रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं। तो जो ऑर्गन हुआ पंच तत्व में, आँख क्या है? फायर एलिमेंट,
देखना फायर एलिमेंट, इसी तरह से कान से हम सुन रहे हैं, स्पेस एलिमेंट का एट्रीब्यूट है ये। टेस्ट वाटर, वाटर एलिमेंट। टेस्ट जीभ हमारी, स्वाद कहाँ से आता है हमें, जब कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसका स्वाद अच्छा है बुरा है वो टेस्ट से ही पता चलता है, वो जल तत्व है। इसी तरह से जब आप टच, एयर एलिमेंट, जब आप पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं आपको हवा लगती है, आप फील करते हैं उस हवा को, देख नहीं पाते आप। जब आप पेड़ पौधों को देखते हैं हवा होती है वो हिलते हैं, आप हवा को नहीं देखते, आप पेड़ पौधों को हिलते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि हवा चल रही है। स्किन, जब कोई बच्चा हमें छूता है तो हमें उसके कोमल कोमल हाथ महसूस होते, यही है एयर एलिमेंट। टच, टच की फीलिंग। स्मेल, स्मेल यानी कि गंध, ये पृथ्वी तत्व है। इन सभी तत्वों में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो है स्मेल की पावर। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पहले ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया देते थे, सुंघा देते थे एनेस्थीसिया, यानी कि बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता था ऑपरेशन से पहले। तो चूंकि ये बहुत ही क्विक रिजल्ट देता है, बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है, इसी तरह से अभी देखो जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो जो स्मेल करने वाले ड्रग्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्विक रिजल्ट देते हैं, फास्ट। तो ये पावर है हमारे तत्वों की और ये हमारे सेंसेस को और हमारे ऑर्गन्स को भी गवर्न करते हैं। ऐसे ही पंच तत्वों की बहुत सी क्वालिटी है। आइए समराइज करते हैं। जल तत्व, वाटर एलिमेंट, इसका शेप वेवी होता है, तरंग, जल में तरंग उठते, इसका कलर ब्लू या ब्लैक हो सकता है। रिलेटेड सेंस, सेंस कौन सा इसमें, टेस्ट, ये टेस्ट के बारे में बताता है जिसे हम जीभ से टेस्ट करते हैं। टंग, ऑर्गन हुआ हमारा टंग। एयर एलिमेंट, रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप की जो चीज़ें हैं अपने ड्राइंग रूम में जो फोटो लगाए हैं, फ्रेम लगाए हैं, कुछ भी आपके इंटीरियर्स में, कुछ भी आपके यहाँ टेबल रखा है, अगर इसका शेप रेक्टेंगल है तो वो एयर एलिमेंट हुआ। इसका कलर ग्रीन ब्राउन, सेंस टच और ऑर्गन स्किन। तीसरा फायर एलिमेंट, ट्रायंगुलर शेप होता है इस, यदि आपने कहीं पर कोई ट्रायंगुलर चीज़ लगाया हुआ है जिसका कि पॉइंट अपवार्ड है तो इसका मतलब आपने फायर एक्टिवेट किया है। रेड कलर, फायर हमारे आँखों की रोशनी है, यदि हमारे आँखों की रोशनी कम हो रही है मतलब फायर एलिमेंट कम हो रहा है। अर्थ एलिमेंट, स्क्वायर शेप, येलो कलर, स्मेल, मोस्ट इफेक्टिव होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं वहाँ की खुशबू हमें मिलती है और हम तुरंत भक्तिमय हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्मेल है, जो धूप बत्ती जल रही है वो फटाफट हमें प्रभावित कर देती है तुरंत। एक अगरबत्ती आप जलाओ, आप तुरंत प्रभावित हो जाएंगे इसके स्मेल से। इसी तरह से स्पेस, इसका शेप है सर्किल, कलर वाइट, ये हमारे सुनने की शक्ति को देता है। किसी को कान में समस्या हो रही, सुनाई कम देता है, उसके घर का स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब है। ऑर्गन ईयर। आइए जल्दी से इन तत्वों की दिशाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में हमें जिस बात से मतलब है वो इन सभी बातों से मतलब है, लेकिन जब तक इन तत्वों को दिशा से हम नहीं जानेंगे तो हम वास्तु कैसे सीखेंगे। जल तत्व उत्तर दिशा, वायु तत्व पूरब दिशा, अग्नि तत्व साउथ, पृथ्वी तत्व साउथ वेस्ट और आकाश तत्व पश्चिम दिशा। इस वीडियो को बार बार देखिए और इस पूरे इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर लीजिए। ये आपको 80% वास्तु सिखा देगा। धन्यवाद।